तो लीजिए सुनिए विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी की कहानी झगड़ा। शाम को केशव गांगुली का अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ झगड़ा हो गया। दोनों बेटियां अपनी माँ पर ही गई थी। इन लोगों से केशव को श्रद्धा और प्यार तो कभी मिला ही नहीं था। इन्हें तो बस देते रहो 1.5 कोस सड़क तय करके महंगा चावल खरीद कर लाओ, तेल लाओ, नमक लाओ, लकड़ी लाओ, लाओ 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 शब्द के अलावा केशव ने कभी कोई मीठी बोली इन लोगों की जुबान से सुनी ही नहीं थी। उस दिन मामला कुछ इस प्रकार का था। शाम से थोड़ी देर पहले केशव गांगुली बाजार से लौटे थे। उम्र उनकी 72 वर्ष की थी। चलते समय इन दिनों पैर डगमगा जाते थे। पहले की ताकत भी अब शरीर में नहीं रह गई थी। 2.5 रुपये सेर चावल, आदमी करे तो क्या करे। 2 सेर चावल और सब्जी वगैरह लेकर कीचड़ और फिसलन से भरी सड़क पर गिरते संभलते किसी प्रकार सामान की टोकरी थामे वे घर पहुंचे। पत्नी मुक्तकेशी बोली, देखो तो बाजार से क्या कचरा उठा लाए हो। परवल इतने छोटे छोटे क्यों हैं? क्या भाव लिया? 10 आने सेर, केशव बोले। पत्नी झल्ला उठी। 7 वाले मकान का पलटू तो 9 आने सेर ले आया और तुम अधिक कीमत देकर भी छोटे छोटे परवल उठा लाए। या 10 आने सेर है, मैं हरगिज नहीं मान सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? केशव बोले। तो कौन से सत्यवादी युधिष्ठिर हो, यह तो मालूम ही है। अच्छा ठीक है, पर परवल की वजन मैं परखूंगी। कहा तो 1 सेर है, इस पर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता? नहीं, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं। सच बात कहने में हिचकती थी, पर शुरुआत यही थी। रोज की तरह हाथ पैर धोकर केशव गांगुली ने बेटी से कहा, अरे ओ मैना, चावल भून कर तो ले आ। मैना ने ना तो कोई जवाब ही दिया और ना ही चावल का कटोरा लाई। यह देखकर केशव ने कहा, क्यों, कान में रुई ठूस कर बैठी है क्या? ओ मैना, सुनती नहीं? छोटी लड़की मैना रूखी आवाज में बोली, मैंने नहीं सुना। क्यों? ये रोज रोज नाश्ते के लिए चावल खाने को कहाँ से जुटेगा? और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। क्यों, तेरी दीदी कहाँ गई है? वह तो भून सकती थी। दीदी सिलाई कर रही थी। यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि 72-73 साल के बूढ़े केशव गांगुली 10 सेर का भारी भोज हाट से ढोकर घर लाने पर लड़कियों को इस प्रकार की उदासीनता पर गुस्सा करते या नाराज होकर 2 बातें सुनाते। पर उसका फल और ही निकला। पराए 5 जनों को सुनाने लायक बात यह नहीं थी। कहने में भी संकोच होता, पर उनकी छोटी लड़की मैना छाते के टूटे डंडे को उठाकर बाप को मारने दौड़ी और बड़ी बेटी चिल्लाई, तुम मरते क्यों नहीं हो? मरने से कम बला तो टले। पत्नी मुक्तकेशी बोली, बला रहे या नहीं, बात तो एक ही है। केशव गांगुली गुस्सा कर घर से निकल पड़े। बोले, इस घर का खाना अब मैं और नहीं खा सकता, चला ही जाता हूँ। मुक्तकेशी और छोटी बेटी मैना एक साथ ही बोल पड़ी, अरे जाओ 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 ना, तुम्हें रोकता ही कौन है? पर फिर वापस घर लौटने की ढिठाई नहीं करना, यह याद रहे। इन बातों पर किसी को यकीन नहीं होगा, यह मैं जानता हूँ। फिर भी यह बात बिल्कुल सच है कि बेटी अपने बाप पर ही हाथ उठाने चली थी। केशव गांगुली रात भर टूटे चंडी मंडप के बरामदे में सोए रहे। किसी ने उन्हें खाने को नहीं बुलाया, न उनकी पत्नी आई और न ही बेटी। सच में ही उन्हें कोई बुलाने नहीं आएगा, इस बात को केशव सोच भी नहीं सकते थे, पर हुआ यही। केशव गांगुली को रात भर भूखे पेट बाहर पड़े रहना पड़ा, अपने खुद के मकान, अपनी पत्नी और संतान रहने के बावजूद। उफ, ऐसी बात सोचने में भी कष्ट होता है। केशव गांगुली को अब तक विश्वास नहीं था कि अपने ही घर संसार में वे इतनी अवहेलना की वस्तु थे। पत्नी या बेटी भी उन्हें प्यार नहीं करती थी, यह तो उन्हें बहुत दिनों से मालूम था, पर इस हद तक इतना वे आज ही जान पाए थे। भूख और मच्छरों की डंक से छटपटाकर किसी तरह रात कट ही गई। सुबह उठकर केशव ने नदी में स्नान किया, फिर जप वगैरह करके बाद अपने पड़ोसी जदुनंदन मजूमदार के घर चाय पीने के लिए पहुंचे। जदुनंदन बोला, क्यों चाचा, आज इतनी सुबह, क्या हुआ? केशव गांगुली ने पिछली रात की सारी कथा कह सुनाई। पत्नी और बेटियों के दुर्व्यवहार की बातें भी कहीं। जदुनंदन के लिए यह कोई नई खबर नहीं थी। केशव गांगुली की दुर्दशा से मोहल्ले के सभी लोग परिचित थे, फिर भी जदुनंदन
आश्चर्य से बोला। अरे क्या कह रहे हो चाचा, कल रात आपने खाना भी नहीं खाया? चाची ने तो यह ठीक ना किया। छी छी, आज दोपहर का खाना आपको हमारे यहाँ खाना पड़ेगा, आप बैठिए आराम से। केशव गांगुली घर नहीं लौटे। दोपहर वहीं बिताकर खाने के बाद जब घर लौटे तो घर पर तमाशा ही हो गया। मुक्तकेशी झल्ला कर बोली, अब क्यों लौट आए? जाओ, चले जाओ, जिस घर में जाकर अपने घर वालों की बदनामी कर खाना खाया आए हो वहीं जाकर रहो। अरे मैं भी देखती हूँ कब तक लोग तुम्हें इस तरह खिलाते हैं। लड़कियां भी माँ से कम नहीं थी। बोली, मांग मांग कर कब तक काम चलेगा, यह भी देखने वाली बात है। यहाँ आने की जरूरत भी क्या थी? अरे मैंने आखिर किसको क्या कहा है? केशव गांगुली बोले। आहा, नखरे की भी हद होती है। घाट पर जदुदा की लड़की सबको मजे ले लेकर सुना रही थी, बुढ़ा आदमी उसे घर पर खाने को नहीं दिया जाता, घर से निकाल दिया गया था, मारा भी गया था, और भी कितनी कितनी तरह की बातें। अरे आप क्या समझते हैं, हम लोगों ने कुछ सुना ही नहीं। केशव बोले, पर उन्होंने झूठ तो नहीं कहा। अरे हम लोगों ने आपको मारा, खाना नहीं दिया, खुद गुस्सा दिखाकर चंडी मंडप पर पड़े रहे, और अब मोहल्ले वालों के पास हमारी बदनामी करते फिर रहे हैं। ठीक है, कीजिए शिकायत, जितनी शिकायत करनी है कीजिए, हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, हम लोगों ने तो जाने के लिए कह ही दिया है। मैं ना और भी बोली, ऐसा बाप मर जाए तो अच्छा है। केशव गांगुली कमरे के अंदर आकर कुर्ता वगैरह पहनकर एक थैले में कुछ और कपड़े और गमछा ठूसकर घर से निकलते हुए बोले, तुम लोग जब यही चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ, अब इस घर में कभी कदम नहीं रखूँगा। मुक्तकेशी चिल्लाकर बोली, तेज दिखाकर घर के बाहर कदम रख रहे हो, मुंह काला कर फिर मत लौटना, मैं भी देखूंगी घमंड तुम्हारा कितनी देर टिकता है। बुखार होने पर कौन सेवा करेगी यह भी देख लूंगी। केशव गांगुली तेज कदमों से घर से निकल पड़े। बुखार होगा तो होगा, मलेरिया भोग रहे थे, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। केशव गांगुली पहले रेल में नौकरी करते थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने नेहाटी में अपना मकान भी बनवाया था, पर 12-14 साल तक बिना कमाए खाने से प्रोविडेंट फंड के रुपए से मकान बनाने के बाद जो बाकी रुपए बचे थे उससे आखिर कितने दिनों तक चलता। छोटी लड़की की शादी भी अभी बाकी थी, इसलिए नेहाटी का मकान बेचकर केशव गांगुली अपने बाप दादाओं के इस गांव में आकर पिछले 2 सालों से रह रहे थे। रिश्तेदारों से लड़ झगड़ कर 2 बीघा धान की खेती वाली जमीन और बांस के 2 झाड़ हिस्से में पाकर किसी तरह गुजारा कर रहे थे, पर अपनी दोनों लड़कियों और पत्नी के कारण उन्हें घर गृहस्थी से वितृष्णा सी हो गई थी। मझली लड़की की शादी वैसे तो ठीक घर में हुई थी, पर पति के दुष्चरित्र निकल जाने के कारण शादी के 2 साल बाद से वह लड़की भी उन्हीं के पास रह रही थी। चारों तरफ से उनके संसार में एक विश्रृंखला सी थी, फैल गई थी। उन्होंने सोचा था कि छोटी लड़की का ब्याह कर देने के बाद वे एक तरह से निश्चिंत हो जाएंगे, पर अब संसार को जैसे उनकी जरूरत ही नहीं रही। जिनके लिए वे चोरी करते रहे, अब वही लोग उन्हें चोर ठहरा रहे हैं। ऐसी गृहस्थी में अब क्या रहना। केशव गांगुली ने चलते समय रेलवे के बटन लगा हुआ अपना एक पुराना सफ़ेद कोट पहन लिया था। रेलवे का कोट देखने पर आजकल के छोकरे टिकट चेकर बाबू लोग कुछ बिना पूछे एक बार नज़र उठाकर देखकर चले जाते थे। केशव के पास अब अपना 1 पैसा भी नहीं था। 4,000 रुपये उन्होंने अपनी पत्नी के नाम कर दिए थे और छोटी अविवाहित लड़की के नाम 3,000, जब उन्होंने अपना घर बेचा था। अगर कहीं लड़की की शादी के पहले उनकी मृत्यु हो जाए, उम्र भी तो अब उनकी हो चली थी। यही सोचकर दोस्तों की सलाह मानकर उन्होंने नेहाटी के मकान की बिक्री से मिले रुपए छोटी बेटी के नाम कर दिए थे, पर आज अगर वह कुछ उन पैसों से मांगते तो ना तो उनकी पत्नी ही देती, ना उनकी बेटी उन्हें 1 पैसा देती। इसलिए जब केशव गांगुली बाजार जाते तो 2-4 आने का हेर फेर उनको करना ही पड़ता था। ऐसा वह ना करे तो करे भी क्या। अपने लिए थोड़ी सी नस्वार, थोड़ी सी तंबाकू या 1-2 प्याले चाय ही खरीद कर पी लेने की इच्छा थी तो ये पैसे कहाँ से आते। मुक्तकेशी को उन पर थोड़ा बहुत तो शक रहता ही था, इसलिए जब पति हाट से लौटते वह हर चीज़ का वजन भाव आदि की अच्छी तरह से पूछताछ करती। घर के तराजू पर दाल चावल आलू परवल सभी का वजन भी कराती। इतना ही नहीं, मोहल्ले के लड़कों से पूछती, हाँ रे, आज बाजार में परवल का भाव बिक रहा था? अरे ओ निताई, तुमने मछली किस भाव खरीदी? फिर भी केशव गांगुली को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था।
40 साल रेलवे में काम जो किया था। मुक्तकेशी कितनी भी चालाक और सतर्क क्यों ना हो, केशव की चालाकी पकड़ना उसके लिए मुश्किल ही था। परवल बासी और ताजे दोनों हो सकते हैं। ऐसे तो देखने पर कोई खास फर्क नहीं दिखता, पर भाव तो अलग ही होता है। मछली में भी क्या दुकान दुकान का फर्क नहीं होता। आखिर कहाँ तक पकड़ सकती थी मुक्तकेशी। केशव गांगुली को मजबूरी में सब करना ही पड़ता था, नहीं तो उनके पॉकेट खर्च के पैसे कहाँ से आते। पत्नी के सामने हाथ फैलाना बेकार था, और सारा झगड़ा इसी बात को लेकर था। केशव गांगुली घर से सीधे स्टेशन जा पहुंचे। 3 बजे का समय था। कुल बाजार से सौदा खरीदते समय उन्होंने 6 आने का हेर फेर किया था। वे उसे उनकी पॉकेट में ही थे। इसके अलावा उनके गुप्त खजाने में बड़ी सावधानी से छिपाए हुए 3 रुपये 7 आने भी थे, और इन्हीं 3 रुपये 13 आने के अलावा इस दुनिया में अपना और भी कुछ नहीं था। हाँ, एक पॉकेट घड़ी थी उनकी। उसे भी रेल के कोट की पॉकेट में लेकर वे चले आए थे। बेचने पर 30 या 40 रुपये तो मिलते ही। उस जमाने के क्रूवाइज़र की प्लेरिस की घड़ी थी, आजकल की तरह कमज़ोर चीज़ नहीं। स्टेशन के पास जामुन के पेड़ के नीचे पाकिस्तान से आए किसी शरणार्थी की पान बीड़ी की एक दुकान थी। केशव ने 2 पैसे का पान खरीदा और 2 पैसे की बीड़ी। भाई, माचिस का क्या दाम है? उन्होंने पूछा। 4 पैसे। तो एक दिया सिलाई भी दे दो। पान खाकर बीड़ी का धुआं छोड़कर केशव गांगुली की थकावट थोड़ी कम हुई। अब तक तो वे कुछ सोचने की स्थिति में ही नहीं थे, पर अब कहाँ जाएंगे वे? तय तो उन्होंने कुछ किया नहीं था, यूं ही गुस्से से घर से निकल पड़े थे। ट्रेन आने में अभी कोई 1.5 घंटे की देर थी, पर वे जाए कहाँ? जहाँ भी जाएं खाना तो कुछ पड़ेगा ही, और 3 रुपये 13 आने में स्वतंत्र रूप से खाना कितने दिनों तक चल सकता था? लड़की की ससुराल जाना क्या ठीक रहेगा? दामाद उनका टीटागढ़ के कागज के मिल में काम करता था, घर भी उसका वहीं था, पर वहाँ जाने में उन्हें संकोच हो रहा था। पिछले जेठ के महीने में वे वहाँ 2 दिन रह आए थे, पर बार बार दामाद के घर जाना भी तो ठीक नहीं। और वैसे भी आजकल के राशन के 90 तुले सामानों के जमाने में एक शाम से अधिक किसी के घर ठहरना नहीं चाहिए। कोई क्या सोचेगा? समय ही ऐसा आ गया है। कोई करे भी तो क्या करे? गाड़ी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। केशव गांगुली ट्रेन पर चढ़ गए। कोने की एक सीट पर जाकर भी बैठ गए। रेल का कोट पहने हुए थे, टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। खेतों में कांस के फूल खिले हुए थे। लगता था कई दिनों पहले जोरों से बारिश हुई थी। धान के पौधे पानी में डूबे हुए थे। बहुत सी जगहों पर धान अभी भी बोया जा रहा था, पर वैसे धान काटने का समय हो गया था। बड़ी भारी गलती हो गई थी केशव गांगुली से। प्रोविडेंट फंड के 9,000 रुपये जब हाथ में आए थे, तो उन्हें अपने काम से कुछ धान की खेती वाली ज़मीन खरीद लेनी चाहिए थी। वे अगर ऐसा करते तो आज क्या उनकी पत्नी और बेटियां इस तरह से उनकी अवहेलना कर पाती? पत्नी और बेटियों के दुर्व्यवहार की बात याद आते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धोती की छोर से आंसू पहुँचे। उन लोगों के लिए क्या नहीं किया था उन्होंने। मैंने जब छोटी सी थी, नेहाटी में रहते समय उसे एक बार टाइफाइड हो गया था। केशव गांगुली रात रात जागकर हर घंटे थर्मामीटर से बुखार देखते, दवाई पिलाते। क्या उन्होंने संतान की अवहेलना की थी? मैना की दवाई पर 160 रुपयों का खर्चा बैठा था। उस बार मुक्तकेशी को दमा की शिकायत हो गई थी। चुचड़ा में जाकर हर सप्ताह कविराज को दिखाना पड़ता था। चूल्हे की आंच में कष्ट बढ़ सकता था, यह सोचकर उसे खाना नहीं बनाने देते थे। रात को भी सोचते रहते कि इस उम्र में मुक्तकेशी को दमा की शिकायत होने से बड़ा कष्ट पाएगी बेचारी। सोचते रघुनाथपुर के पीताम्बर दास के यहाँ दमा के लिए ताबीज मिलता है, क्या वही खरीद कर लाएं? कितना सोचते थे, कितना परेशान रहते थे वे उन लोगों के लिए। और वही मुक्तकेशी आज बोली थी, तुम इस घर से निकल जाओ, फिर कभी लौट कर नहीं आना। और लाडली सी उस छोटी लड़की ने कहा, ऐसे बाप की मौत पर बिगड़ेगा भी क्या? आखिर क्यों उन लोगों के लिए क्या उन्होंने कुछ नहीं किया था? आजीवन रेल की नौकरी में रात दिन मारे मारे फिरते रहे, आखिर किसके लिए? खिला पिलाकर प्यार और यत्न से ही तो उन्होंने सबको पाल पोस कर बड़ा किया था, और आज उनकी मृत्यु पर इन्हें चैन मिलेगा? आज 73 वर्ष की उम्र में वे अपनी गृहस्थी में जंजाल साबित हो गए थे।
पिछले आषाढ़ में भारी वर्षा के कारण जब लकड़ी की कमी हो गई थी तो इसी 73 साल के बूढ़े ने बांस के बगीचे में खोजबीन कर सूखे बांस काटकर गौशाला में जमा किया था, यह सोचकर कि पत्नी या बच्चियों को खाना बनाने में दिक्कत ना हो। भयंकर कीचड़ भरी सड़क पर चलकर बोझ ढोकर वे लाते थे, आखिर किन लोगों के लिए। खैर, जब केशव गांगुली कुछ भी नहीं कहना चाहते पर उनके मन में बड़ा कष्ट होता था, यही सोचकर कि संसार कितना कृतज्ञ हो सकता है। जिनके लिए उन्होंने आजीवन खटकर शरीर का खून पानी कर दिया था, वे ही आज उनकी मौत की मन्नतें कर रहे थे। उनके मरने पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। केशव गांगुली का मन दुख से कातर हो उठा। आंसुओं की धार ने बाधा नहीं मानी। आज अगर टिकट, केशव गांगुली ने चौंक कर आंखें उठाकर देखा। कोई छोकरा सा टिकट चेकर सामने खड़ा था। केशव गांगुली बोले, रेलवे कर्मचारी हूँ। टिकट चेकर चला गया। छोकरा अच्छा था। आज उनका भी ऐसा एक लड़का रहता तब क्या कोई इस प्रकार उनकी अवहेलना करने की हिम्मत करता। सब भाग्य है, लड़का उनका कोई हुआ ही नहीं, ऐसी नहीं बात थी। जब वे 3 पहाड़ी स्टेशन पर तार बाबू थे तब उनका भी एक लड़का हुआ था। लड़के को प्यार से संटू कहकर पुकारते थे। कभी कभी वह डगमगाते कदमों से प्लेटफॉर्म पर घूमता। केशव गांगुली को आज भी याद है। संटू कहता था, बाबूजी हमें पुराना कितना टिकट दोगे? और फिर पुराना टिकट हाथ में देते ही मुंह से कू कू कर आवाज़ करता हुआ गाड़ी छोड़ देता। फिर फक 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 आवाज़ करता प्लेटफार्म के किनारे थोड़ी दूर सिर हिलाकर दौड़ता था। तार भेजने की टिक टिक मशीन पर काम करते करते केशव गांगुली कभी कभी आंख उठाकर देखते और हंसते। बच्चा समझ जाता था कि अब रामदेव उसे पकड़कर घर ले जाने के लिए आ रहा है। छोटे छोटे पैरों से वह दौड़कर भागने की कोशिश करता। रामदेव पीछे से पुकारता, एक होका बाबू, रुको रुको। यह दृश्य आज केशव की आंखों के सामने उतना ही सजीव हो उठा। 1.5 साल की उम्र में ही संटू मर गया था। यह बात आज से 36 साल पहले की थी। फिर भी केशव गांगुली को लगता था जैसे साहबगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नीम के पेड़ के नीचे आज भी संटू उसी तरह दौड़ दौड़ कर खेल रहा था। संटू अगर रहता तो आज शायद उन्हें ये दिन ना देखने पड़ते। गाड़ी चल रही थी। केशव गांगुली की आंखों से टप टप आंसू झर रहे थे। समुद्र के उफान की तरह उनकी छाती दुख से भर भर आती थी। उन्होंने रेल की खिड़की से बाहर झांका। कोई चरवाहा बच्चा गाय को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। बरसात का पानी गड्ढे और तालाबों में भर गया था। कहीं कहीं छोटे छोटे लड़के और लड़कियां अंगोछे में छोटी छोटी मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। टेलीग्राफ के तार पर कोई चिड़िया बैठी हुई थी। नेहाटी। केशव गांगुली के सोचने में बाधा पड़ी। वह जल्दी से गाड़ी से उतर पड़े। शाम ढलने ही वाली थी। नेहाटी में कभी उनका अपना मकान भी था। यहाँ के 2-4 लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी, पर उन्हें किसी के घर जाने की इच्छा नहीं हुई। पर अगर ना जाएं तो इस बरसात के मौसम में रात कहाँ बिताएं, खाएं क्या? मन ही मन केशव गांगुली ने सोचा, रमापति के घर जाना क्या ठीक रहेगा? रमापति कुंडू के गल्ले की दुकान थी। इसके अलावा एक रेस्तरां भी था। रेस्तरां का नाम था कमलापति मॉडर्न रेस्टोरेंट। कमलापति रमापति के बड़े लड़के का नाम था और कमलापति का लड़का शांति दुकान पर बैठता था। बड़ी जोरों की बिक्री थी इस दुकान की। 4-5 नौकर एक साथ चाय नाश्ता परोसकर भी नहीं संभाल पाते। शांति केशव गांगुली को देखते ही बोला, आइए नाना जी, देश से आ रहे हैं, खबर तो सब अच्छी है ना? फिर किसी नौकर से कहा, गर्म पानी में कप धोकर नाना जी को चाय दो। और क्या खाइएगा कहिए, ताज़ा आलू चाप या टोस्ट? नहीं इच्छा हो तो रहने दीजिए। केशव गांगुली अच्छी तरह जानते थे कि वे यहाँ जो कुछ भी खाएंगे उनका नगद दाम अभी चुकाना पड़ेगा। एक बार इसी चक्कर में वे पड़ भी गए थे। उनकी खातिर की जा रही थी, यह सोचकर कि चॉप, कटलेट, अंडा, बैरा जो भी लेकर आता खाते गए। अंत में हंसकर विदा लेते समय शांति भी हंसकर नम्रता के साथ बोला, बिल हुआ 1 रुपया 13.5 आने। किंतु आज केशव गांगुली फिर वही गलती नहीं कर सकते थे। हाथ में पैसे कम थे। चाय के 6 पैसे देकर थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर शांति से पूछा, तुम्हारे बाबूजी तो अच्छे हैं ना? दादाजी तो घर पर होंगे? जी हाँ, दादाजी घर पर ही हैं। शांति बोला, एक बार उनसे भेंट करने की इच्छा थी। केशव गांगुली बोले, जाइए ना, अभी तो बैठक में ही होंगे। डॉक्टर बाबू और शशि काका भी आपको वहीं मिल जाएंगे।
अच्छा तो चलता हूँ, कहकर केशव गांगुली उठ पड़े। उनका मन खराब हो गया था। इन व्यापारियों की आंखों पर पर्दा नहीं होता। संसार बड़ी कठिन जगह है। फिर भी केशव रमापति के घर चले ही गए। रमापति कुंडू उनके हम उम्र थे। केशव गांगुली को देखकर रमापति बड़े खुश हुए। खूब खातिर की। रात को पूरी सब्जी मिठाई आदि खिलाया। अच्छे गद्देदार बिस्तर पर नेट की मच्छरदानी लगे पलंग पर सोकर केशव गांगुली ने एक गहरी लंबी सांस ली। इस प्रकार दूसरों के सुंदर और नरम बिस्तर पर वे कब तक सो सकते थे? उनका तो असली आश्रय पेड़ के नीचे था। ये लोग तो सिर्फ एक रात का आतिथ्य निभा रहे थे। केशव का मन भारी हो उठा। मन ही मन सोचा, क्यों दूसरों के भाग्य पे इतना सुख लिखा रहता है और मेरा ही भाग्य इसी प्रकार का है। रमापति की पोती कितने प्यार से खाते समय पंखा झल रही थी। खाने के बाद बड़ी पोती अमला बाबूजी के पैरों में रोज तेल की मालिश कर देती है। बेटों की बहुएं भी ससुर को बाप की तरह सिर्फ मानती ही नहीं, आंतरिक श्रद्धा भी करती हैं। हो सकता है रमापति धनी है, व्यापार भी उसी के नाम है, लखपति आदमी जो ठहरा। आज अगर उनके हाथ में भी इतने पैसे रहते तो क्या उनकी लड़की उनके साथ इस प्रकार व्यवहार करती? पर वे रिक्त आदमी थे, इसलिए तो लोग उनकी अवहेलना करते थे। पैसा ऐसी अजीब चीज ही तो है। यही सब सोचते हुए आखिर में बड़ी देर के बाद उनको नींद आई। दुख और दर्द से मन टनटना रहा था। जब वे घर से निकल रहे थे तो क्यों नहीं लड़कियों ने दौड़कर उन्हें जाने से रोका? पत्नी क्यों नहीं दौड़ी हुई रास्ता रोककर खड़ी हो गई? सब झूठे हैं, सब बनावटी है, सभी स्वार्थ के दास हैं। दया ममता स्नेह दुनिया में तो कुछ नहीं। रमापति कुंडू लखपति है, इसलिए उसके पोते पोती उसके पैरों की मालिश करते हैं। बहुएं दूध का कटोरा भरकर लाती हैं। उसके पास भी पैसा होता तो अवश्य ही संसार में उनकी भी खातिर होती। सुबह उठकर रमापति कुंडू बोले, गांगुली जी, गंगा नहाने नहीं चलेंगे? आप तो गंगाहीन देश में हैं, गंगा स्नान करने पर अच्छा रहेगा। दोनों मिलकर गंगा नहा आए। उसके बाद रमापति की छोटी पोती दोनों के लिए सफ़ेद पत्थर की तश्तरी में पपीते, केले, नाशपाती, पेड़े, रसगुल्ले और चमचम रखकर नाश्ते के लिए ले आई। केशव गांगुली से बोले, दादाजी आपके खाने का सामान अभी तैयार करवा दूं या थोड़ी देर में? ये लोग वैश्य थे, ब्राह्मण इनके घर का खा नहीं सकता था। रात को पक्का खाना तो फिर भी चल सकता था, पर दिन में चावल ब्राह्मण को स्वयं ही बनाकर खाना पड़ता था। केशव बोले, नहीं बेटी, आज तो मैं चला जाऊंगा। रमापति कुंडू बोले, यह आप क्या कह रहे हैं गांगुली जी? आज शाम हरी सभा में भागवत का पाठ सुनने जाऊंगा, मैंने तो पहले से ही सोच रखा है। रमापति की पोती टुनी भी बोली, आप आज कैसे जा सकते हैं दादाजी? आज तो शाम को हम लोग ताल के पकौड़े और उसकी खीर बनाएंगे, आपको जाने देंगे तब ना। कितनी सुखी गृहस्थी थी रमापति की, कैसा मीठा व्यवहार, मीठी बातचीत। जहाँ लक्ष्मी विराजती है वहाँ शायद ऐसा ही होता है। इस तरह दिन बड़े आनंद में कट गया। रसोई के सामान की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। शाम को गंगा किनारे हरी सभा में अजामिल की कथा सुनने के लिए केशव और रमापति दोनों गए। नवद्वीप के गोस्वामी वंश के कोई पंडित कथा कह रहे थे। समझाने का ढंग बड़ा ही सुंदर था। महापापी अजामिल पर ईश्वर ने कृपा की थी, सिर्फ इसलिए कि मृत्यु के समय उसने प्रार्थना की थी। पर केशव क्या उससे भी बड़े पापी थे? भगवान अवश्य ही उन्हें दूर हटाकर नहीं रखेंगे, पर कहाँ, किस तरह से थोड़ी पनाह भी देंगे, यह भी केशव की समझ में नहीं आ रहा था। दुनिया में कितना सुख है, कितना आनंद है, पर उन्हीं के भाग्य में क्यों ऐसा हुआ? लौटते समय केशव ने रमापति कुंडू से कहा, आप बड़े मजे में हैं ना कुंडू जी? जी, आप लोगों का आशीर्वाद है, तो मुझे एक नौकरी दिलवा दीजिए। रमापति, किस तरह की नौकरी? यही किसी के घर बच्चों को पढ़ाने या बाजार से सौदा वगैरह लाने का काम हो। क्या पागलों की तरह बक रहे हैं? इस उम्र में क्या हम लोगों को नौकरी करना शोभा देगा भैया? आजीवन तो नौकरी करते आए हो, अब भी घर में जी नहीं लगता क्या? कुछ भी हो, आप घर ही जाइए, घर बैठकर भगवान का भजन कीजिए। नहीं, केशव गांगुली रमापति को कुछ भी नहीं समझा सके। सब कुछ खोलकर बताया भी तो नहीं जा सकता था। यहाँ से कल जाना ही ठीक रहेगा। रात को फिर पूरी मिठाई, दूध, सब्जी और मछली का समारोह के साथ खाना हुआ। लड़कियों ने सुंदर साड़ियाँ पहन रखी थी। बिजली की बत्ती, पंखे की हवा, असीम सुख का वातावरण था इस घर में।
पर मुक्तकेशी और अपनी बेटियों को वे क्या सुख दे सके थे। आजीवन रेलवे के घुटन भरे छोटे से क्वार्टर में रहना पड़ा था। उन्हें देश लौटकर भी दोनों शाम धान उबालना तथा चावल कूटना पड़ता। गर्म पानी में सोडा डालकर कपड़े धोकर वही कपड़े पहनने पड़ते। कटहल, केले, इन्हीं चीज़ों की सब्जी खानी पड़ती थी। सामिश आहार महीने में आखिर कितने दिन जुटा सकते थे। इतने पैसे आते ही कहाँ से। वे आज तक बच्चों और पत्नी को कोई भी अच्छी चीज़ नहीं दे सके थे। रात को रमापति के घर पूरी खाते समय केशव गांगुली की आंखें भर आई। मछली कितने दिन बीत चुके थे मछली खाए वे। पत्नी और बेटियों को भी नहीं खिला सके थे। उन्होंने आखिर क्या सुख अपने परिवार को दिया था। टूनी बोली, दोनों चमचम खानी पड़ेगी दादाजी, मैं गरम पूरी ले आती हूँ। केशव दूसरे दिन रमापति कुंडू के घर से चले गए। वे लोग तो उस दिन भी रह जाने के लिए जिद कर रहे थे, पर केशव ने चला जाना ही ठीक समझा। इस तरह से तो उनका दुख कुछ कम नहीं होगा। एक नौकरी और मिल जाती तो अच्छा रहता। वे इसी उद्देश्य से यहाँ आए भी थे। रमापति के घर से विदा लेकर वे गंगा के किनारे किनारे चलने लगे। फिर एकांत की एक जगह देखकर थोड़ी देर तक बैठे रहे। सोचते रहे, दुनिया में कोई किसी को माफ़ नहीं करता। हो सकता है मुक्तकेशी पर उन्होंने कुछ अन्याय किया होगा और वह उसे नहीं भूली। दुनिया का शायद यही नियम है। इस दुनिया में प्यार करने के लिए कोई नहीं, दंड देने के लिए सभी तैयार रहते हैं। दोपहर हो गई थी। हुगली में आकर किसी होटल से कुछ खरीदकर उन्होंने खाया। हुगली से फिर बैंडल पहुंचे। वे उद्देश्यहीन होकर घूम रहे थे। धीरे धीरे रात उतरने लगी। बरसात का मौसम था, रात में रहे भी तो कहाँ। रात भर केशव भारी बरसात में स्टेशन पर ही किसी बेंच पर सोए रहे। ठंडी हवा चल रही थी। ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। अपने साथ कुछ लाए भी तो नहीं थे। बड़ी भूल हो गई उनसे। मन ही मन बड़बड़ाने लगे, भूल, जीवन भर भूल ही तो करता रहा। नौकरी करना भूल, शादी करना भूल, गृहस्थी बसाना भूल, संतान पैदा करना भी भूल था। किसी से स्नेह और ममता की आशा रखना तो वो भी भूल है। सब कुछ भूल था। जीवन अपने में ही एक बड़ी भारी भूल थी। अब केशव और कुछ भी नहीं सोच सकते थे। इसके 4 दिनों के बाद केशव गांगुली के सारे पैसे खर्च हो चुके थे। बैंडल स्टेशन की बेंच पर सोकर तो उन्होंने कई रातें गुजार दी, पर कल से पेट में कुछ नहीं पड़ा था। बड़ी भूख लग रही थी उनको। कैसे क्या हो, शरीर गिरा गिरा सा जा रहा था। 73 वर्ष की उम्र में भूख सहने की शक्ति अब उनमें नहीं थी, और वाकई उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी थी। पर वे कुछ कर भी क्या सकते थे। उन्हें याद आया कि वे घड़ी को बेच सकते हैं। यौवन के पहले चरण में वे बैंडल स्टेशन के सिग्नल क्लर्क थे। उनका अपना कमरा, वह टेबल अब भी वैसा ही था। यहाँ उन्हें कोई क्वार्टर नहीं मिला था। गंगा किनारे एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर वे बुआ के साथ रहते थे। मकान के पास ही नीम का एक पेड़ था। 50 साल पहले की बात थी। आधी शताब्दी के बाद भी टेलीग्राफ का वह टेबल आज भी वैसे ही रखा हुआ था। उन्हीं दिनों मुक्तकेशी के साथ उनका विवाह भी हुआ था। नीम के पेड़ के नीचे किराए के उस छोटे से मकान में शाम को 7:30 बजे खिड़की पर मुक्तकेशी पति के लौटने की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। एकटक सड़क पर नजरें गड़ाए रहती। षोडशी तरुणी हसमुख मुक्तकेशी। केशव को दूर से आते देखकर उसकी आंखों में खुशी छलक जाती थी। वह मकान आज भी उन दोनों के अतीत यौवन के सुखों का साक्षी बनकर खड़ा था। एक दिन केशव ने पूछ ही डाला था, बोलो तो मुक्ता, तुम रोज रोज इस प्रकार खिड़की पर खड़ी क्यों रहती हो? मुक्तकेशी ने कहा था, तुम आते हो इसलिए। पर क्यों? सड़क पर तुमको देखते ही बड़ी खुशी होती है। तुम्हें बिना देखे कितना लंबा समय काटना पड़ता है। मन उदास लगता है क्या मुक्ता? हाँ, वह तो दुखी रहा है। केशव को याद है एक दिन मुक्तकेशी खिड़की से ही चिल्लाकर बोली थी, आज तुम्हारे लिए क्या बनाया है बोलो तो। क्या? तुम ही बताओ। दाल पूरी बनाई है मैंने आज तुम्हारे लिए। सच? हाँ, आकर देखो। इसके बाद केशव हाथ मुंह धोकर कमरे में जाकर बैठे तो मुक्तकेशी ने पंखा झलकर उनकी थकावट दूर की। फिर पट्टे पर बैठाकर प्यार से 16-17 गरम गरम पूड़ियाँ तलकर खिलाई थी। और आज उसी मुक्तकेशी ने 50 साल बाद उन्हें धुतकार कर घर से निकाल दिया। उस समय जब उन्हें मुक्तकेशी की सेवा की थी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। केशव गांगुली की आंखों से गरम गरम आंसू की बूंदें टपकने लगी। लगा जीवन कितनी बड़ी शून्यता से घिरा पड़ा है, बिल्कुल असहाय, अवलंबनहीन। इस दुनिया में उनका कहीं कोई नहीं।
50 साल पहले की शोडेसी रूपसी मुक्तकेशी अब ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। कब किस जमाने में वह अनंत दिगंत में खो गई, केशव जान भी नहीं पाए। जीवन में आखिर क्यों इतनी बड़ी विडंबना थी, इतना झूठ, इतना फरेब। अरे गांगुली बाबू, आप कहाँ थे इतने दिनों से? केशव ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। एक प्रौढ़ सा टिकट चेकर था। उसका नाम केशव को मालूम था, पर इस क्षण में भूल बैठे। बूढ़े हो चुके थे, चेहरा देखकर अब तक उन्हें याद नहीं आता था। बोले, घर पर ही था भाई। यहाँ कैसे आना हुआ? भाभी से कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया? केशव का चेहरा फीका पड़ गया। काट की सी हंसी हंसकर बोले, वही। अरे यह सब तो हाँ ठीक ही कहते हो। अटपटे ढंग से केशव का क्या बोलना चाहते थे टिकट बाबू की समझ में नहीं आया। बोला, चलिए साहबगंज तक घुमाए, चेकिंग पर निकला हूँ, मेरे साथ ही चलिए, सेकंड क्लास में बैठा देता हूँ, आइए। पर मैं खाऊंगा कहाँ? केशव बोले, अरे आपने अभी तक खाया नहीं? चलिए वर्धमान में आपको खिलाऊंगा। सामान वगैरह कुछ साथ में है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर उठिए, एक्सप्रेस गाड़ी आप पहुंची। वर्धमान के स्टाफ के लोगों के कमरे। टिकट बाबू के लिए भी खाना आया। शाम को के 7 बज रहे थे। दोनों ने बांट कर खाया। टिकट बाबू भी ब्राह्मण ही थे। पंचानन बनर्जी जयनगर के कजिलपुर का रहने वाला था। भरपेट खाना खाकर केशव के जी में जी आया। भूख से बुरी तरह कातर हो चुके थे। बरसात से भीगी हवा चारों तरफ के खुले खेतों से बह रही थी। जंगली फूलों की सुगंध आ रही थी। चलती गाड़ी में बैठकर केशव को लग रहा था जैसे ये जंगल, अंधेरी रात, तारों का झुंड संगहीन एकाकी जीवन की कहानी सुना रही हो। इस निसंग जीवन का बोझ उठाए उन्हें कहाँ कितनी दूर जाना पड़ रहा था। अब घर लौटने का सवाल तो था नहीं। मुक्तकेशी के हाथ में सामान से लदा थैला अब कभी देने का मौका ना आएगा। उनकी गृहस्थी खत्म हो चुकी थी। अब आज उन्होंने निरुद्देश्य अपनी यात्रा शुरू की थी। बरसों बाद सेकंड क्लास के कमरे में एकांत में बैठकर उन्हें अच्छा लग रहा था। पिछले 1 साल से तो उन्होंने केवल हाट में सौदा खरीदने और उसके भारी बोझ उठाने का काम किया था। एड़ी चोटी का पसीना एक कर राशन से आटा, चीनी, मिट्टी का तेल ढोकर लाते थे। उन लोगों के लिए जिनका मन 73 वर्ष के असहाय बुढ़ापे में उन्हें घर से निकालते में जरा भी नहीं दुखा। पैसे की उन्हें जरूरत नहीं थी। रुपया पैसा तो मुक्तकेशी के हाथ में ही रहे। उनके पैसों की उन लोगों की जरूरत थी, पर उनकी नहीं। ठीक ही है, पैसे उन्हीं लोगों के पास रहे, मैं तो जा रहा हूँ। साइथिया, साइथिया। रात काफ़ी हो चुकी थी, अब थोड़ा सो जाना चाहिए। दिन भर स्टेशन पर मारे मारे फिरना पड़ा था। उन्हें याद आया, इसी साइथिया स्टेशन पर वे वर्षों पहले एक बार रिलीफ पर आए थे। चलते समय मुक्तकेशी ने कहा था, याद से रोज एक चिट्ठी लिखना। साथ में 8 पोस्ट कार्ड भी दिए थे। आज अचानक ही केशव को उस पुरानी बात की याद आ गई। उन दिनों साइथिया का स्टेशन मास्टर विधुभूषण राय थे। केशव उन्हीं के घर खाते थे। विधु बाबू का लड़का सदानंद उनसे उम्र में छोटा था, पर दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों मिलकर किसी और सज्जन के घर ताश खेलते थे। एक बार विधु बाबू ने गार्ड की गाड़ी से एक बड़ा सा पका हुआ कटहल उतरवा लिया। कटहल आधा सड़ चुका था, फिर भी सदानंद ने केशव से कहा था, माँ ने कहलवाया है, शाम को खीर और कटहल खाने के लिए घर आ जाइएगा। केशव ने कहा था, धत, बीज के अलावा उस कटहल में कुछ और भी है? हाँ है भाई, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, इसी बात की बाजी रही। कैसी बाजी? केशव ने पूछा। यही कि भाभी को अगले 3 दिनों तक चिट्ठी नहीं लिख सकोगे। क्यों, बाजी मंजूर है? केशव इस बाजी पर राजी नहीं हुए थे। मुक्ता को चिट्ठी ना लिखना उनके लिए असंभव था। बेचारी अकेली बैंडल के उस छोटे से मकान में चिट्ठी की प्रतीक्षा में पल पल गिनेगी। खाने पीने के बाद एक टक पोस्टमैन की राह देखेगी। वे उसे 3 दिनों तक चिट्ठी से वंचित करने का अपराध नहीं कर सकते। ये सारी बातें क्या इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उनके जीवन से मिट ही गई थी? कितना पीछे छोड़ आए थे जीवन के मिठास भरे दिन। सभी कुछ एक स्वप्न सा लगता था, धुंधला धुंधला सा। मुक्तकेशी, संटू, बैंडल, 3 पहाड़, यौवन के वे दिन, फिर 73 वर्ष का आज का यह जीवन, बुढ़ापा, सब कुछ स्वप्न सा धूमिल बोझिल बन गया था। केशव फिर रो रहे थे क्या? कोट का कॉलर तो आंसुओं से भीग चुका था। नहीं नहीं, केशव अपने को समझाते रहे कि इसमें रोने की क्या बात है। बुढ़ापे में शायद आंख में नमी जल्दी आ जाती है। आखिर वे रोएंगी भी क्यों? गांगुली बाबू, सो गए क्या? इस तरह क्यों सो रहे हैं? तबीयत तो खराब नहीं?
पंचानन चक्रवर्ती चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। गाड़ी संथिया से छूट चुकी थी। गांगुली बाबू चौंक उठे, बोले नहीं तो तबीयत तो खराब नहीं है, अगले स्टेशन पर थोड़ी सी चाय पी लीजिएगा। इतनी रात को चाय? क्या बक रहे हो भाई, इतनी रात गए, मैं चाय नहीं पीता, तुम पियो, पर सो नहीं सकोगे। आप सो जाइए, मैं चाय भी पी लूँगा और बाद में सो भी जाऊँगा। पंचानन चक्रवर्ती चला गया। गाड़ी तेज गति से चल रही थी। थोड़ी देर के लिए जमकर बारिश हुई थी। ठंडी हवा के झोंके से पानी के छींटे कमरे के अंदर आ रहे थे। किसी अनजान से फूल की खुशबू भी आ रही थी। आह, कितना आराम है। केशव को लग रहा था ऐसी जगह सो जाने में भी कितना आनंद है। छाती में एक तूफान सा उठ रहा था, ना मालूम क्यों। गाड़ी में एकांत था। 3 पहाड़ स्टेशन पर ना जाने कितनी रात में ट्रेन पहुंचेगी। शादी के 2-3 सालों के बाद मुक्ता और संटू को लेकर वे कुछ समय 3 पहाड़ स्टेशन पर रहे थे। उस समय की कोई भी बात भूलना उनके लिए संभव नहीं था। बैंडल और 3 पहाड़, उनके जीवन के यही तो 2 स्वर्ग थे। इन 2 स्वर्गों की कहानियां उनके हृदय में अमिट रूप से लिखी हुई थी। पंचानन के सो जाने के बाद केशव 3 पहाड़ स्टेशन पर धीरे से उतर पड़े। उस बार भी बरसात 3 पहाड़ पर ही बीती थी। 3 में से किसी एक पहाड़ पर कोई देव स्थान था। मुक्ता और वे दोनों साथ देखने भी गए थे। मुक्ता बोली थी, पहाड़ पर जा तो रहे हैं, पर खाएंगे क्या? पहाड़ के नीचे पिकनिक मनाएंगे। और खाना बनाते समय जोर की बारिश होने लगी थी। उस समय स्टेशन मास्टर शशिपद सामंत थे, मेदिनीपुर जिले के रहने वाले। उनके 2 लड़के नन्ही और हाबू भी उनके साथ ही थे। हाबू पहाड़ पर से लकड़ी तोड़ लाया था और मुक्ता खिचड़ी बनाने बैठी तो उसे जला ही बैठी। इस बात को लेकर कई दिनों तक दोनों में हंसी मजाक चलता रहा था। जिस पेड़ के नीचे खाना बन रहा था उसके तने की आड़ में गोल कर मुक्तकेशी पूछती थी, सुना है तुम खिचड़ी नहीं खाओगे? किसने कहा? नन्ही और आबू ने। यूं ही बक दिया होगा, ऐसे मजे की पिकनिक भला खाऊंगा क्यों नहीं? खाकर बता भी ना पाओगे कि जल गई थी। ऐसे ही नहीं कहूँगा, देख कर तो देखो। मुक्ता खिलखिला उठी थी, बोली थी, पेटू राम जब हैं तब क्या खिचड़ी बचेगी? थोड़ा सब्र से खाओ ना, घर से छाली वाला घी लाई हूँ, खिचड़ी के साथ खाने में मज़ा आ जाएगा। बस थोड़ी सी जल गई है इसलिए मन खराब हो गया। अरे इसमें मन खराब करने की क्या बात है मुक्ता? देखो ना किस तरह मैं पतीला खाली कर देता हूँ, फिर तो तुम्हें इस बात पर दुख होगा कि खिचड़ी और क्यों नहीं बनाई। मन ही मन केशव गांगुली कहने लगे, आजा बेटे संटू, मेरे पास आ। रामदेव अभी थोड़े ही तुझे घर ले जाएगा। तू जितनी देर खेलना चाहता है खेल इस नीम की छाँव में। 2 दिनों तक 3 पहाड़ के प्लेटफॉर्म के नीम के पेड़ के नीचे केशव गांगुली आच्छन होकर पड़े रहे। स्टेशन यूं ही बहुत एकांत में था। ऐसे भी कौन गौर करता। बड़ी अपूर्व अनुभूति में केशव के ये 2 दिन बीते थे। इन 2 दिनों में वे जैसे अपना खोया हुआ सारा संसार पा चुके थे। 50 साल का खोया हुआ हर एक पल उन्हें वापस मिल गया था। 3 पहाड़ स्टेशन के स्टेशन मास्टर बिहारी को कुलियों से खबर मिली कि कोई एक बूढ़ा बंगाली बाबू बुखार में बेहोश नीम के पेड़ के तले पड़ा हुआ है। रोगी से उसका कोई परिचय नहीं मिला। उसके भी 2 दिन बाद स्टेशन के मुसाफिर खाने में बुखार की बेहोशी में हृदय की गति रुक जाने से वह आदमी मर भी गया। मरने के बाद मृतक के सिरहाने से रेल के बटन वाला कोट देखकर चारों तरफ खबर फैल गई। टिकट चेकर पंचानन चक्रवर्ती भी आया। उसी ने केशव गांगुली का परिचय दिया, पर केशव के गांव का पता ठिकाना पंचानन को नहीं मालूम था। इन दिनों वे कहाँ रहते थे इतना भी नहीं बता सका। बैंडल स्टेशन पर उनसे अचानक ही भेंट हुई थी। इससे अधिक उस दिन वह और अधिक कुछ ना बता पाया। खोजबीन की गई, पता लगाया गया। टेलीग्राम पाकर जब मुक्तकेशी और लड़कियां 3 पहाड़ स्टेशन पर आ पहुंची, उसके कई दिन पहले ही केशव गांगुली की अस्थियां रेल बाबुओं के सहयोग से संकरी गली घाट की गंगा के स्थान पा चुकी थी। मुक्तकेशी के हाथ सिर्फ उनकी क्रूवाइजर प्लेरिस की वह घड़ी ही हाथ लगी।